हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रजिस्टर। एक्चुअली हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। आर क्या था? कांस्टेंट, इसका नाम था रेजिस्टेंस। समझ रहे हो आप? तो या रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन और हिंड्रेंस offered by conductor to the flow of current. It is the opposition or hindrance offered by the conductor to the flow of current is known as resistance. हम लिख सकते हैं is resistance। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन, जो एक कंडक्टर ऑफर करता है। ठीक है भाई, क्यों करता है, कैसे करता है? तो मतलब ओरिजिन क्या है इसका? तो मैं लिख सकता हूं व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अब ये करंट की बात कर रहे हैं, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्ज मूव कर रहा है। देन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स, आयंस और या एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहां जो पहले से एटम्स प्रेजेंट है, जो आयंस प्रेजेंट है, उनसे टकराते हैं। टकराने से उनकी वेलोसिटी कम होती है, डायरेक्शन में चेंज होती है, तो इसका मतलब उनके मोशन का अपोज हो रहा है। उसी टाइप से वो इलेक्ट्रॉन जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एटम से टकराएगा, आयन से टकराएगा। टकराने से उनके मोशन का अपोज होगा, और वो जो अपोजिशन है वही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आया। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, अ रजिस्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर का सिंबल ऐसे बनाते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस को? रजिस्टर ये हो गया, इसको बोलते हैं फिक्स रजिस्टर। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसमें एरो लगा देते हैं वेरिएबल रजिस्टर। समझ गए आप? वेरिएबल रजिस्टर हो गया। अगर मैं बात करूं कि भाई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम, साइंटिस्ट के नाम पे। सिंबल क्या है इसका? ये, इसको बोलते हैं कैपिटल ओमेगा। कैपिटल ओमेगा, पता है ना स्मॉल ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो कैपिटल ओमेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? V बाई आई। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। समझ गए मेरी बात? तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम और वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, सिंबल कैसे होते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी के साथ साथ हम एक चीज और डिफाइन करते हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। क्या है बेटा? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? देखो, कंडक्टेंस, इसका सिंबल है कैपिटल जी। इट इज the reciprocal of resistance, मतलब G इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, यूनिट की अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की आती ओम, ओम इनवर्स। ये बात समझ रहे हैं? ओम इनवर्स। और इसको बोलते हैं साइमन, S। होम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन। ठीक है भाई, एक्चुअली है क्या ये? भाई रेजिस्टेंस था अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट कितना अपोज हो रहा है। और कंडक्टेंस का मतलब है किसी कंडक्टर में कितना ज्यादा फ्लो है,
मतलब कितना वो कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट करने का मतलब कितना अपने अंदर से करंट फ्लो करवा रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, मतलब जितना अपोजिशन कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना अपोजिशन ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। तो करंट का फ्लो ज़्यादा है इसका मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। करंट का फ्लो कम है इसका मतलब कंडक्टेंस कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंडक्टेंस एक यहाँ रिलेटिव टर्म थी जो साथ साथ यूज होती है। अब क्वेश्चन ही आता है कि भाई इतनी बातें बड़ी ठीक है, रेजिस्टेंस है, समझ में आ गया, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, किसकी वजह से चेंज होता है, किसकी वजह से बढ़ता है। तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर ओम्स लॉ बोल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर वाली टर्म आएगी यहाँ पे, या हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कैसे हैं वो देखते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस। देखो, सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NEAVD। मेरे पास एक फॉर्मूला था I इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो N क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी पता है मेरे को, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है आपको, याद आ रहा है पीछे पढ़ा था हमने। A क्या था यहाँ पे, एरिया, और I क्या था बेटा, करंट। ये सिंबल में ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए पीछे का पढ़ा हुआ। तो I इक्वल टू NEVD फॉर्मूला होता था। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, R का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, एक्चुअली मुझे ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर। तो मुझे R चाहिए और V और I की टर्म में चाहिए, तो I तो है, छोड़ दो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं कहूँ पुट VD इक्वल टू ई टाउ बाई एम। अगर मैं ये पुट करता हूँ यहाँ पे तो I क्या आएगा, NEA ई टाउ बाई एम। ठीक है भाई, तो क्या आ गया, I इक्वल टू NE स्क्वायर, एक E दूसरा E हो गया, ई टाउ बाई एम, और ए भी ए हो गया। ठीक है भाई, नाउ पुट E इक्वल टू V बाई एल। ये कैसे, तो ये देखिए हमने एक कंडक्टर लिया था, साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ याद आ रहा हो तो ये लेंथ L और ये V, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था वो क्या था, E। याद हो तो E इक्वल टू V बाई एल फॉर्मूला आया था, याद आ रहा है कुछ आपको, E इक्वल टू V बाई एल। तो वो अगर यहाँ पुट करते हैं तो बेटा I क्या आता है, NE स्क्वायर, E की जगह V बाई एल, M था, E की जगह V बाई एल टाउ A, ये मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, अब मैं तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला चाहता हूँ V इक्वल टू आई आर। तो मैं एक काम करता हूँ, V को यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं साथ साथ, ये तीनों चीजें मैंने लिखी यहाँ पे इसकी। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल लिख देते हैं, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन टकराया फिर कहीं और जाकर टकराएगा, तो वो जो बीच का टाइम है उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, I इक्वल टू NAVD, यहाँ पे VD की वैल्यू पुट की, हो गया। फिर E इक्वल टू V बाई एल पुट किया, इतना आ गया। इसके बाद यहां से V निकाल लो, यहां V रखा सब उधर ले जाओ, तो उधर क्या बचा भाई, एक तो I था ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, और क्या था V, सॉरी I बार NE स्क्वायर ml अपॉन में NE स्क्वायर टाउ A, यही आएगा, NE स्क्वायर टाउ A, V यहाँ पे आ गया था। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब बात करूं कंपेयर इट विद, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई यहां से कंपेयर कर दो, V इक्वल टू आई आर,
तो बेटा यहाँ से आपने क्या देखा, V का V मैंने रख लिया, बाकी सब उधर ले गया, I ये ओम्स लॉ से कंपेयर करें, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट, ये जो बचा वो क्या होना चाहिए। अगर डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात करें, तो ये यूनिट किसकी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो कंपेयर करेंगे तो R क्या आ जाएगा, ml बटे में NE स्क्वायर टाउ A। तो मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, ml अपॉन में NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया मैथमेटिकल, आपको ध्यान रखना है। मैं यहां से कह सकता हूं R डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है भाई, नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो लेंथ होती है उस पे, ये बनाया मैंने, ये क्या था, एरिया। दूसरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन कह सकता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इन दोनों को मिलके बोलते हैं डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, डायमेंशंस। तीसरा एन क्या है यहाँ पे, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी आपको याद हो तो मैंने बोला था डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है, इसका मतलब एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन सब की अलग अलग होती है। तो इसका मतलब एन नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एन अगर डिपेंड कर रहा है तो आर भी करेगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किसका बना हुआ है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है भाई। फिर आया टाउ, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। और आपको याद हो तो मैंने कहा था रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और थर्मल वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे तो 2 पॉइंट के बीच में जल्दी पहुंचेंगे, तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो चौथा मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर, ये भी बात समझ में आ गई। तो डायमेंशन, लेंथ एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज मैं और बता दूं साथ साथ जो काफी यूजफुल है, क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है वो देखिए। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये मैं जब आपको इसकी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब एक बात और आती है, क्या भाई, हमारे पास फॉर्मूला था R इक्वल टू V/I, तो R तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। R, V और I पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V I के डायरेक्टली है। I जितना बढ़ेगा V उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। V प्रोपोर्शनल टू I लिख दो या I प्रोपोर्शनल टू V कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो V जितना बढ़ेगा I उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब V डबल हो गया तो यहाँ पे 2V हो गया, तो I भी डबल हो गया, 2I हो गया। 2V 2I, 2 से 2 कैंसिल, R तो वही रह गया। इसका मतलब जैसे जैसे V में चेंज आएगा वैसे वैसे I में चेंज आएगा, और दोनों का चेंज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। R रिमेन्स अनचेंज्ड। तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। पहली बार देखने से लगता है कि R या V और I के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं करता। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। और किन किन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये आ गया। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया। तो मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जो मैंने अभी लिखा, कैसे, R प्रोपोर्शनल टू N, मतलब
आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई अभी अभी मैंने कहा लेंथ पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला आपके पास आया था, मैं लिख देता हूं, सिंस आर इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए, आया था ना ये। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब समझ पा रहे हैं, आर एल के डायरेक्टली है, ए के इनवर्सली है। इतनी बात मुझे समझ में आई, आपको भी आ गई, ठीक है। अगर दोनों कंबाइन करूं, ऑन कंबाइनिंग, अगर दोनों कंबाइन करता हूं तो मेरे पास आता है आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये भी बात ठीक है भाई। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है रो, और रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। भाई तुम कहोगे ठीक है भाई, यहां से एल उठाया, यहां से ए उठाया, तो एल और ए के छोड़ के जो बाकी बच गया वही तो कांस्टेंट होगा, तो रो आ गया। तो सही बात है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, रो क्या हो जाएगा, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो यहां से आपने क्या देखा, आर का फॉर्मूला ये था, इसी को मैंने एक अलग तरीके से लिखा कि आर लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे करता है, कंबाइन कर दिया तो ये आ गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो रो आ गया। तो सीधी सी बात ये है कि एल और ए को छोड़ के जो बचा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वही तो कांस्टेंट है, और उसको क्या नाम दे दिया, रो, और रो को ही क्या बोला हमने, रेजिस्टिविटी। क्या बोला बेटा, रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, ठीक, रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर दिया। ये रेजिस्टिविटी क्या है, देखो अभी डिफाइन करते हैं इसको। सबसे पहली बात आती है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर डेंसिटी है, तो नंबर डेंसिटी का मतलब रो डिपेंड्स, रो किस पे डिपेंड करता है, एन, नंबर डेंसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, फिर क्या बचा, टाउ मतलब टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ रो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। भाई मुझे एक बात क्लियर हो गई कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस पे करता था, इन दोनों पे करता था, बट वो लेंथ पे भी करता था, एरिया पे भी करता था, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने खुद की तरफ से ले लिया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। लेकिन लेंथ और एरिया यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड एरिया, समझ गया मेरी बात, डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड एरिया के ऊपर रो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, आर लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता था, रेजिस्टिविटी नहीं करती, और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे दोनों करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सिंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, इफ एल इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू रो कह सकता हूं ना। आर इक्वल टू रो कब होगा भाई, जब एल भी 1 ए भी 1, क्योंकि एल और एरिया, लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर नहीं रहा, और डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब होंगे नहीं, और वो कब नहीं होंगे, जब फॉर्मूले में से एल और ए को हटा दो। हटेगा कब, जब दोनों को 1 1 मान लेते हैं। दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, लेंथ और एरिया इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वैल्यू तो 1 हो सकती है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो सकता है, तो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, इक्वल, ठीक है। आर इक्वल टू क्या आ गया, रो। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक क्यूब, क्यूब की साइड क्या है 1 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। भाई साइड अगर 1 मीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, की क्यूब में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो लेंथ अगर 1 है तो एरिया भी क्या हो जाएगा 1, और वॉल्यूम भी क्या होगा 1। तो मैं ये कह सकता हूं
क्या, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, ये इसके बराबर है, बाई अ यूनिट क्यूब, ये डेफिनेशन है। मतलब एक क्यूब हो गया जिसकी साइड 1 है, क्यूब हो गया जिसकी साइड 1 है, तो क्या बोल देंगे इसको, यूनिट क्यूब। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब, रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। तो भाई रेजिस्टिविटी का फायदा क्या हुआ, रेजिस्टिविटी क्यों बनाई गई। मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो बाजार से लेके आए, कंडक्टर लेके आया और बाई चांस वो गिर गया, गिरने से टूट गया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो भाई मैं दोबारा जाऊंगा, भाई इसका रेजिस्टेंस तो गड़बड़ हो गया, मुझे या दूसरा दो या दोबारा बताओ क्या हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में जाके एक नई चीज बनाई गई जिसका नाम क्या था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर क्या किया गया कि भाई रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे एक आयरन का रेजिस्टर है, मान लो कुछ भी है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, किसी का भी हो सकता है वो, तो कितना ही बड़ा हो, अगर वो टूट गया तो नेचर ऑफ मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना ही हो, रेजिस्टिविटी सबकी सेम है। तो मेरे पास जो रजिस्टर है उसकी लेंथ से तो मल्टीप्लाई कर दो और उसका जो एरिया है उससे क्या कर दो, डिवाइड, रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का फायदा ये है, मेरे पास एक ही मटेरियल के अलग अलग शेप के बहुत सारे रजिस्टर पड़े हैं, तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, सभी की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो जिस भी शेप का है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करो, एरिया से डिवाइड करो, आपको उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का ये फायदा है, रेजिस्टिविटी का ये फायदा है जो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, मुझे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात आई, इसके बाद बात करें कि यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास है R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो अगर निकालेंगे तो आर ए बाई एल। तो यूनिट की अगर बात करें तो बेटा रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया, ओम मीटर। क्या यूनिट आ गई, ओम मीटर। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी की यूनिट का पता लग गया। इसी के साथ साथ एक टर्म और डिफाइन करते, जैसे हमने रेजिस्टेंस के साथ की थी कंडक्टेंस, तो वैसे रेजिस्टिविटी के साथ आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। तो इसको लिख देते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। तो बेटा रो का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल एन स्क्वायर टाउ बाई एम। कितनी बात समझ में आ गई। यूनिट की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी सिग्मा की यूनिट क्या होगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो ओम मीटर है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को साइमन बोलते बताया था अभी, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होगा हमें पता लग गया। जैसे रेजिस्टेंस का आर है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी होती है। तो ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है भाई, इतनी बात आ जाती है। इसके बाद अगर आगे बढ़े, छोटी छोटी बातें करें, आर इक्वल टू रो एल बाई ए को लेके, मान लो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, एरिया है ए। मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा है, इसकी लेंथ है 2l और बेटा एरिया इसका भी ए है, और सेम मटेरियल है, मान लो आयरन के हैं,
मतलब सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। इसका मतलब R इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूला होता है रो क्या है, सेम फॉर बोथ। ठीक है भाई, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कांस्टेंट है, कह दूंगा भाई। और एरिया भी दोनों का सेम है, ये भी कांस्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल टू L। बात समझ में आई? R इक्वल रो एल बाई ए, सेम मटेरियल, रो कांस्टेंट, एरिया भी सेम, लेंथ, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका R ज्यादा होगा। मान लो ये A और ये B, तो भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? लिख दें विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? इसका। तो देखो लेंथ ए की ज्यादा, सॉरी लेंथ ए की कम है बी से, बी की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ए का कम होगा बी से। इतनी बात समझ में आ गई? किसका ज्यादा है? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऐसे आगे और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, और ये इसकी रेजिस्टिविटी सेम मान लेते हैं रो। दूसरा कंडक्टर मान लीजिए ये है मेरे पास, मटेरियल बोल दे क्या फर्क पड़ता है, लेंथ सेम L है, एरिया इसका 2A हो गया, और इस कंडक्टर को नाम दे देते P और इसको दे देते हैं Q। ठीक है भाई, अब देखें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो यहां देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए, दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, तो लेंथ दोनों की सेम है, रो सेम, लेंथ सेम, एरिया, इसका मतलब रो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो भाई Q, एरिया ऑफ Q ग्रेटर देन एरिया ऑफ P, तो Q का एरिया ज्यादा है तो Q का रेजिस्टेंस कम होगा P से। सिंपल, बस कंडीशन एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है भाई, इसके बाद अगर बात करें लेंथ दोनों की L और एरिया भी दोनों का A, नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम नहीं है, अलग अलग है, ऐसे मान लेते हैं। ये कंडक्टर नंबर 1, ये कंडक्टर नंबर 2, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? देखो फिर से R इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ और एरिया दोनों का सेम, तो R प्रोपोर्शनल टू कर दूं मैं रो, तो जिसका रो ज्यादा उसका R ज्यादा। तो मान लो आपको गिवन है रो 1 ग्रेटर देन रो 2, गिवन है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो रो 1 ग्रेटर देन रो 2, ये तो गिवन है, तो जिसका रो ज्यादा होगा उसका R भी ज्यादा होगा, तो R1 ग्रेटर देन R2, ये भी क्लियर हो गया। तो अगर L सेम हो तो एरिया की टर्म में आ जाएगा, अगर रो और L सेम हो तो मतलब रो और L सेम है तो A की टर्म में आ जाएगा, रो और A सेम है L की टर्म में आ जाएगा, और L और A दोनों सेम है तो रो की टर्म में आ जाएगा। तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने बात की कि डिफरेंट कंडक्टर लिए। अब क्वेश्चन आता है कि एक ही कंडक्टर लिया जाए, बेटा एक ही कंडक्टर लिया जाए और उसको कंप्रेस या एक्सपेंड किया जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L एरिया A इज स्ट्रेच्ड to increase its length to twice of its original length. Find new resistance
इफ इनिशियल इज आर, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आर है तो नया बताओ, अगर उस कंडक्टर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दें, 2 ट्वाइस का मतलब पहले जो थी उसका डबल, 2 थ्राइस का मतलब पहले जो थी उसका ट्रिपल, ठीक है। तो भाई इनिशियली क्या था, इनिशियली था R इक्वल टू रो एल वाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। किसी भी वायर को खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, जो भी होगा, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो सिंस वॉल्यूम इज सेम, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो बताओ पहले क्या था, ऐसा था, लेंथ L, एरिया है, बाद में इसको खींचा गया, खींचेंगे तो आपको पता है क्या होता है, एक रबड़ को अगर खींचते हैं तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट लंबाई बढ़ने से उसकी जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, कम, और वही क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एरिया, लेंथ क्या हो गई 2L अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 ट्वाइस, और एरिया अगर A है तो नया एरिया क्या मान लेते हैं, A डैश। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, नया एरिया इनटू में लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, A डैश क्या आ गया, A/2, ठीक है। नाउ न्यू रेजिस्टेंस, रो तो सेम है, वही मटेरियल है, रो एल वाई, एल की जगह 2L, ए कितना है, A/2, न्यू एरिया कितना आ गया, A/2, तो लेंथ डबल एरिया हाफ, तो रो एल बाई ए, ऊपर था 2 नीचे था 1/2, ये आ गया 4, ठीक है। आर डैश क्या हो गया 4, रो एल बाई क्या है R, तो बेटा नया रेजिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास 4R। ये एक मेथड है, लेकिन इसके साथ साथ एक शॉर्टकट मेथड होता है, हम जनरली उसका यूज करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम सेम रखना है आपको यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम लोग और क्या करें, देखो सिंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर ऊपर L से मल्टीप्लाई करूं नीचे भी L से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो मुझे बताओ कि रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रहता है और रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये क्या हो गया L स्क्वायर। तो ये अगर कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कर सकते हैं, फॉर्मूला आ गया। अगर लेंथ में चेंज आए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा, इनिशियल लेंथ क्या थी L, फाइनल लेंथ क्या हो गई 2L, तो भाई हम क्या कहते हैं R2/R1, ये पहला रेजिस्टेंस, ये बाद का रेजिस्टेंस, तो नई लेंथ क्या है 2L, पहली लेंथ क्या है L, और क्या था इसका स्क्वायर, भाई R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जब प्रोपोर्शनलिटी होती है, दो का रेशियो करते हैं तो इक्वल आ जाता है, R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, L2 कितना है मेरे पास 2L, L से L कैंसिल, ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, तो R2 इक्वल टू 4R1, और R1 किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस तो R मान लेते हैं गिवन है, तो ये क्या हो गया R2 इक्वल टू 4R। वही आंसर आया या नहीं आया, वही आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, देखो बहुत आसान हो गया फिर सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चंस को। सपोज कीजिए ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड एरिया इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ 2 ट्वाइस, तो 2n टाइम्स कर दूं मैं, तो 2n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब n गुना हो गई, तो बताओ कितना होगा, तो n टाइम्स अगर होगी तो बेटा वही L1 इक्वल टू L और L2 क्या हो जाएगा NL, n टाइम्स। तो अब बताओ R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर, तो L2 कितना है NL, ये कितना है L का होल स्क्वायर, तो R2/R1 कितना आ गया n स्क्वायर, तो R2 इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर R1। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें n स्क्वायर की टर्म में मेरा आंसर आ गया। तो नया जो रेजिस्टेंस है R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, n स्क्वायर R1 क्या है, गिवन रेजिस्टेंस।
बात समझ में आ गई। और n क्या है, लेंथ का रेशियो L2/L1। n क्या है, L2/L1। L1 क्या है, इनिशियल लेंथ, और L2 क्या है, फाइनल लेंथ। जैसे अगर मैं आंसर निकालूं L2 इक्वल टू 2L1 गिवन, पहला सवाल लिया था ना, इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इज लेंथ, तो L2 कितना हो गया, पहले वाले का डबल, तो L2 पहले वाले का डबल हो गया, तो n कितना हो जाएगा, L2/L1। L2 पहले वाले का डबल, तो कितना हो गया 2, रखो यहाँ पे R2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर R1। वही आंसर पहले वाला आया, नहीं आया। तो अगर मुझे कोई कह दे कि भाई लेंथ को बढ़ा के इतना कर दिया, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सोल्व कर लेंगे। जनरली फॉर्मूला क्या बताया मैंने, R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि लेंथ 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, तो इससे भी शॉर्टकट आ गया, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। n कितने टाइम्स हो रहा है, अगर 3 गुना हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, मान लेते हैं लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 4 times initial length. Find new resistance if initial is 5 ohm. अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 5 ओम है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। ठीक है भाई, तो इनिशियल लेंथ L मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी बढ़ी, 4 टाइम्स, लेंथ कितनी बढ़ी, 4 टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर देखा जाए तो L2/L1 कितना आ गया, L2/L1 4L/L, 4 आ गया ना। तो हम इसको दोनों मेथड से देखते हैं। अगर मैं लगाऊं R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो R2 कितना आ गया 16 R1। लेकिन जो शॉर्टकट था वो क्या था, वो था R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। तो बेटा n कितना दे रखा है 4, 4 गुना, सीधा करो R2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर R1, तो R2 इक्वल टू 16 R1, सेम आंसर आ रहा है। और R1 कितना है 5 ओम, तो R2 कितना हो गया 16 इंटू 5, 80 ओम। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर रेजिस्टेंस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आ जाए तो हम शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, ये वाला हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस या परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, एरर की चेंज कर देते हैं, इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 0.2%। अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज 0.2% है तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या होगा। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लगा देंगे, सिंस R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, अभी पढ़ा था हमने। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म में लिखूं तो पहले आप ये समझो कि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, के को एक कांस्टेंट मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो एरर की टर्म में लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, R को डेल्टा R/R पढ़ा हुआ है हमने, के कांस्टेंट है छोड़ दो, L का क्या होगा डेल्टा L/L, और आपको पता है पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, समझ रहे हो ना। तो डेल्टा R/R पावर आगे डेल्टा L/L। अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई यहाँ प्लस माइनस भी आता है लेकिन रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है इसलिए प्लस का लेके चलते हैं,
तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो 2 इंटू 0.2%, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये कितना आ गया 0.4%। ये बात समझ रहे हो आप। तो क्या था, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ऐसे लिखा तो इसका ट्वाइस हो गया। अगर ये आ जाए 1% तो ये 2% हो जाएगा, अगर ये आ जाए 3% तो ये आ जाए 6%। तो ध्यान देने वाली बात ये है, दिस फॉर्मूला, ये वाला, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ। लेंथ में बहुत स्मॉल चेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं कह दूं लेस देन 5%, अगर जैसे आपको लेंथ दे रखा हो कि लेंथ में इतना चेंज इतना चेंज, जनरली तो आपको 1% या उससे कम ही मिलता है, लेकिन हम देखें तो 5% से कम ले लेते हैं इसको। 5% से कम के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये फॉर्मूला हम लोग 5% से कम हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंस के और आ जाते हैं, जिसमें एक सिलेंडर ले लिया जाता है, उसकी लेंथ के अलोंग जा रहे हैं या एक्सपेंड हो रहे हैं, उस टाइप से आ जाए तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो और देखते हैं जरा। सपोज कीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है इस टाइप से, सपोज कीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है इस टाइप से, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है भाई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं इसका ए, और रेडियस चाहे तो हम आर मान लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये इसकी एक्सिस हो गई। तो इसका रेजिस्टेंस बताना है हमें, क्या बताना है इसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी क्या मान लेते हैं इसकी रो, रेजिस्टिविटी क्या मान लेते हैं इसकी रो। तो रेडियस हमने क्या मान ली इसकी आर, और ये क्या मान लिया हमने रो। तो क्या करें भाई, यहाँ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है, हमारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्या चीजें होती हैं, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करवा दें तो रेजिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करवा दिया जाए तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि करंट जो होगा वो जिस सरफेस के अंदर से पास कर रहा है, तो करंट के परपेंडिकुलर सरफेस तो एरिया कहलाएगा, और करंट के पैरेलल जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो एरिया लेना है, और करंट के पैरेलल जो लेंथ है वो लेंथ कंसीडर करनी है। इसलिए हमने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है। आपको याद है रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे होगा, देखिए आर, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है रो, करंट के पैरेलल लेंथ क्या है यहां से यहां तक एल, और परपेंडिकुलर एरिया क्या है इसका ये, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो करंट के परपेंडिकुलर क्या हो गया एरिया, अगर इसकी आर रेडियस है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, मतलब मटेरियल सेम है, लेंथ एल है, तो इसके अंदर करंट फ्लो करवाया आई। तो मैंने कहा था डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब ये है कि करंट जहां से एंटर कर रहा है उस करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा उसका तो एरिया लेना है, और करंट के पैरेलल जो लेंथ होगी वो लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई एल, एरिया क्या हो गया परपेंडिकुलर पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं।
अब जनरली आपको बुक में क्या मिलता है, बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, जनरली आपको बुक के अंदर क्वेश्चन कैसा मिलता है, इस टाइप का। सपोज कीजिए ये था हमारे पास और ये इसकी लेंथ थी, ठीक है ना। इसके अंदर एक और बनाया जाता है इस टाइप से, इनर रेडियस ए और बेटा आउटर रेडियस क्या मानते हैं, बी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। इनर रेडियस क्या ली हमने, इनर सरफेस की ए और आउटर सरफेस की क्या ले ली हमने, बी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो इनर सरफेस की रेडियस ए, आउटर सरफेस की बी, और बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड रेजिस्टेंस। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि कंडक्टर जो होता है करंट कहां फ्लो करता है, जहां मटेरियल होती है। तो पहले वाले केस में आर रेडियस थी, अंदर से होलो था, अंदर से होलो था तो करंट खाली सरफेस पे था, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। इसका मतलब सिलेंडर की थिकनेस है, सिलेंडर की थोड़ी मोटाई है। अंदर से रेडियस R1, बाहर से अंदर से रेडियस ए और बाहर से बी। इसका मतलब जहां मटेरियल है वहां से करंट फ्लो करेगा। करंट कहां से फ्लो करेगा बेटा, यहां से। यहां मटेरियल है तो करंट यहां से फ्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां से करंट फ्लो करेगा तो कितने एरिया में से करंट फ्लो करेगा वो चीज देखनी है। तो बेटा इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। R इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी सेम है। करंट के पैरेलल लेंथ क्या है, L डिवाइड बाई एरिया। अब एरिया कौन सा लेना है, पाई बी स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, कौन सा एरिया वो लेना है जहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बेटा आउटर एरिया पाई बी स्क्वायर, इनर पाई ए स्क्वायर। आउटर में से इसमें से ये माइनस कर देंगे, देखो ये बी रेडियस का एरिया और ये ए रेडियस का एरिया। तो ए रेडियस का एरिया अगर इसमें से कट कर दिया तो यही तो बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बचेगा तो यही तो चाहिए। मेरी बात समझ गए आप। तो इसका आंसर क्या होगा, रो एल डिवाइड बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सवाल है, कोई इंटीग्रेशन कोई कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एक सिंपल सी बात बताई मैंने कि या लेंथ वो जो करंट के पैरेलल, एरिया वो जहां से करंट फ्लो कर रहा है। ये बात भी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है, सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है इस टाइप से, ठीक है। क्यूब है, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूबॉइड ले लेते हैं। क्यूबॉइड है तो इधर से एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस, ये भी ठीक है। यहां से लेंथ एल मान लेते हैं, ब्रेड्थ बी मान लेते हैं और ये एच मान लेते हैं। तो एल बी एच मैंने इसकी साइड मान ली, हॉरिजॉन्टल एल, वर्टिकल बी और ये आउटवर्ड एच मान लिया। मान लीजिए करंट यहां से एंटर करता है आई और यहां से बाहर निकलता है। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। इस पार्ट का रेजिस्टेंस मैं R1 नाम दे देता हूं। क्या रेजिस्टेंस होगा इसका जरा सोच के देखो। हम सोच के देखें तो इस क्यूब के अंदर ये वाला फेस करंट यूं जा रहा है तो ये वाला फेस ऐसे है, तो इस करंट के परपेंडिकुलर फेस कौन सा हुआ, यही हुआ। क्यों, क्योंकि नीचे वाला फेस तो इसके पैरेलल है, ऐसे इधर वाला भी पैरेलल है, ऊपर का भी पैरेलल है। जो आमने सामने का है, जो आमने सामने का ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो फेस है नंबर 1, नंबर 2, यहां से परपेंडिकुलरली करंट एंटर करेगा ऐसे और इस वाले में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इसको मैं R12 दे दूं, 1 से 2 में जा रहा है। तो R12 में देखा जाए तो रो इसकी रेजिस्टिविटी,
लेंथ कौन सी लेनी है, यहां से एंटर करके यहां तक जाएगा तो लेंथ क्या आई एल। तो बेटा एरिया कौन सा है इसका, इस सरफेस का, बी एच, बी हाइट, एच इधर वाली हाइट, तो एरिया क्या हो गया बी एच। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्यूब के अंदर ये वाला एरिया बी एच और लेंथ एल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं करंट ऐसे एंटर कर रहा है और थर्ड फोर्थ नाम दे दूं इसको मैं, तो R34 क्या होगा। अब करंट यहां से एंटर करता है तो इस करंट के परपेंडिकुलर फेस कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, बात समझ में आ रही है। और यहां से यहां तक लेंथ क्या हुई, ऊपर से नीचे लेंथ ये वाली बी, अरे वर्टिकल लेंथ ये है, तो रो लेंथ करंट की डायरेक्शन में पैरेलल बी, और एरिया क्या होगा एल एच। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। तो क्यूबॉइड आ जाए तो क्यूबॉइड के हर फेस में अगर सेम करंट पास किया जाए तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आता है, डिफरेंट आता है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। करंट इधर है तो आंसर अलग होगा, करंट इधर है तो आंसर अलग होगा। और अगर मान लीजिए करंट आउटवर्ड है, करंट आउटवर्ड है, तो करंट आउटवर्ड है इसका मतलब आई बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो मान लेते हैं जो पीछे वाला फेस है उसका नाम देते 5 और जो आउटवर्ड है वो 6। तो R56 क्या हो जाएगा बताओ, रो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो लेंथ क्या हो गई पीछे से आगे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल H, और पीछे से आगे लेंथ ही हो गई। तो बेटा एरिया क्या आया बोलो, आगे के फेस का एरिया L इंटू बी, ये बी है तो ये भी क्या होगा B, तो क्या हो गया LB। बात समझ पा रहे हैं। एक क्यूब के लिए अगर करंट पीछे से आगे आ रहा है तो लेंथ तो हो गई H, और H को छोड़ के बाकी क्या बच गया LB, तो LB वाला जो एरिया होगा वो आ जाएगा। तो एक क्यूब में 6 फेसेज होते हैं तो दो दो के पेयर बनेंगे। अगर हर पेयर से सेम करंट पास किया जाए, सब कुछ डायमेंशन सेम है, तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग आता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया था। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई भाई, ठीक है, ऐसे करना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर है जिसकी आउटर रेडियस हम b मान के चलते हैं। आउटर रेडियस क्या है इसकी b, और इसमें इनर रेडियस हम मान के चलते हैं a। मान लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से हम मान लेते हैं। इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं a, और आउटर क्या होगी बेटा b, आउटर रेडियस क्या हो गई b। एक्चुअली जो करंट हम पास कर रहे थे, करंट का मतलब क्या है, अगर मैं करंट यहां से एंटर करवाता हूं तो करंट का मतलब है यहां से लेके यहां तक एक बैटरी जोड़ दी, तभी तो करंट आएगा, तभी तो करंट आएगा, ठीक है। पीछे वाले कैसे हमने ऐसे किया था करंट, तो अभी मैं करंट ऐसे नहीं ले रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मेरे पास ये सरफेस है, ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। मैं इनर और आउटर, देखिए ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस, तो इनर और आउटर में एक बैटरी जोड़ देते हैं। इनर और आउटर में एक बैटरी जोड़ देते हैं और ये इसकी एक्सिस हो गई बेटा, ये क्या हो गई इसकी एक्सिस। तो इनर और आउटर में अगर एक बैटरी जोड़ देते हैं, इसका मतलब करंट यहां से निकलेगा और बाहर की तरफ जाएगा। कैसे हुआ, ये एक्सिस है, यहां से करंट निकल रहा है इधर, समझे मेरी बात। जैसे ये था तो करंट यूं निकल रहा है, चारों तरफ करंट फैल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं। ये वायर थी, यहां से करंट हर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इनर पार्ट ये था, इसमें से करंट निकल रहा है और बाहर वाले में जा रहा है, तो करंट यहां से निकल रहा है और बाहर वाले में जा रहा है। ये आपको 2D डायग्राम बनाया है। एक्चुअली हमारे पास जो कंडक्टर है इसकी जो शेप है वो तो ऐसे है ना, सिलेंडर की शेप ऐसे है। इसका मैं अगर फ्रंट व्यू लेता हूँ, कैसे लेता हूँ फ्रंट व्यू, तो मान के चल रही है ये मेरे पास था, ये मेरे पास बी रेडियस, ये मेरे पास बी रेडियस, और इनर पार्ट क्या था बेटा इसका
ये तो बैटरी हमने कहाँ जोड़ी हुई थी, इस टाइप से जोड़ी हुई थी, ऐसे अंदर वाले पार्ट पे पॉजिटिव, बाहर वाले पे नेगेटिव। तो ये जो करंट यहां से निकलेगा ये ऐसे निकलेगा ना, आई मेरी बात समझ रहे हो आप। तो यहां से करंट जा रहा है हर डायरेक्शन में, यहां से करंट हर डायरेक्शन में जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। यहां से करंट चल रहा है, ये समझाने के लिए बताया है। तो यहां से करंट जा रहा है, तो जरा हम देखें जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो करंट के परपेंडिकुलर क्या है, करंट के परपेंडिकुलर ये एरिया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो एरिया क्या हो रहा है, चेंज। एरिया क्या हो रहा है, चेंज। पहले एरिया पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर, फिर पाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में जाएंगे तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास ये आउटर सर्कल जिसकी रेडियस क्या p, और ये मान के चलते हैं इनर जिसकी रेडियस a मान लेते हैं। ठीक है भाई, मैं यहां पे एक r रेडियस का स्फीयर मानता हूं, सॉरी r रेडियस का क्रॉस सेक्शन माना मैंने, ठीक है। और r रेडियस पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस क्या है बेटा dr। क्यों, क्योंकि जब a से b पे जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है, तो मैंने छोटा एलिमेंट लिया और छोटे के बाद क्या कर देंगे उसका इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ रहे हो। तो करंट के परपेंडिकुलर एरिया और करंट के पैरेलल लेंथ, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्मॉल रेजिस्टेंस dr, तो बेटा dr क्या होगा, रो क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है सेम, तो रो l क्या होगा, करंट जा रहा है यहां से बाहर, करंट जब यहां से बाहर जा रहा है तो करंट के परपेंडिकुलर ये थिकनेस है या करंट के पैरेलल है, ये जो थिकनेस है ये करंट के पैरेलल है परपेंडिकुलर है, करंट के पैरेलल भी, करंट भी आगे जा रहा है और थिकनेस भी आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है, करंट भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो करंट भी आगे बढ़ रहा है, थिकनेस भी आगे बढ़ रही है, तो ये तो करंट के पैरेलल है, तो लेंथ क्या होगी dr, बेटा लेंथ क्या होगी dr। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, लेंथ dr। अब एरिया क्या लें, मैंने यहां से r पे जाके dr एलिमेंट लिया था, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया समझें तो ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, ऐसे समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सिलेंडर था, इसकी यहां से यहां तक रेडियस b, यहां से यहां तक a, और ये r रेडियस का लिया था मैंने, और r पे जाके ये dr एलिमेंट लिया था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, r पे जाके dr। तो यहां पे करंट यूं बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में यही dr बढ़ रहा है, बट एरिया क्या होगा, जब करंट यूं बाहर की तरफ फैल रहा है तो एरिया क्या होगा, करंट के परपेंडिकुलर। तो सिलेंडर के अंदर करंट अगर यूं जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया करंट परपेंडिकुलर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो आर रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। एल क्या है सिलेंडर की लेंथ, एल क्या है सिलेंडर की लेंथ। तो स्मॉल रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन के पैरेलल लेंथ उसके परपेंडिकुलर एरिया। तो करंट जब ऐसे फैलेगा बाहर की तरफ तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो एरिया नहीं लेना, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर ये और लेंथ ये वाला एरिया हमें लेना है, करंट इसके परपेंडिकुलर है। तो 2 पाई आर एरिया, लेंथ क्या लेनी है, करंट यहां से ऊपर जा रहा है और स्मॉल जो एलिमेंट है वो भी ऊपर जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट जो dr है वो करंट के पैरेलल है और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये dr आ गया। अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो बेटा r क्या होगा, रो 2 पाई l बाहर आ जाएगा dr से r। अब करंट तो जा रहा है यहां से बाहर की तरफ, तो यहां रेडियस क्या है a और यहां क्या है b, तो a से b, तो ये हो गया रो 2 पाई l और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन log
ए से बी, ये हो गया रो 2 पाई एल ln b माइनस ln a। समझ गए मेरी बात? तो इसको मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू रो अपॉन में 2 पाई एल ln b बाई ए। समझ गए मेरी बात? तो इसका रेजिस्टेंस आ गया r इक्वल टू रो 2 पाई एल ln b बाई ln a। थोड़ा समझने की दिक्कत है, बस करंट आउटवर्ड जा रहा है तो dr जो लेंथ है वो उसके पैरेलल है और कर्व्ड सरफेस जो एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो ये थोड़ा समझने का है, बाकी तो इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो इस टाइप से हम r इक्वल टू रो एल बाई ए के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने कर दिया हो तो अपने फ्रेंड्स से, नियर डियर जो फ्रेंड्स हैं उनसे करवाइएगा। थैंक यू।